Good morning, students. Yes, sir. Morning, sir. Am I audible to everyone? Yes, sir. Yes, sir. Am I audible to everyone? Live class for standard 9. Okay. Notes that we are discussing in our subject history and currently working on chapter number 1, the French Revolution. Okay. So I hope that the sound is it manageable? No, sir. Voice is Parag so much Bambole. cutting. Voice is so much cutting, Chaitanya, because it is happening due to the network, Yes, sir. at your end. Anjali Yogi, would you be able to listen properly? Anjali, Your voice is cutting. good morning, Kartike. Kartike and Sharma, good morning. Kartike and Shruti Sharma, good morning. Sir, your voice is cutting. It may be issue of connectivity. Good morning, Shruti. Shruti Sharma, good morning. Okay, so let us start. Okay, Shan, from where we have left yesterday. Okay, so just let me start sharing. Yes. So is the PDF of chapter 1 history is visible? Yes, sir. Yes, sir. Sir, visible. Yes, sir. हाँ, okay, ठीक है. Well, so we have completed till yesterday. Okay, this particular diagram or figure the new constitution. Okay, ये कल हमने ये वाला डायग्राम डिस्कस किया था. ठीक है. नाउ उसी डायग्राम का यहाँ पर क्या है, एक्सप्लेनेशन है इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स. ओके, वेल नाउ आर द वर्ड्स सफिशिएंट इनफ नाउ? ठीक, Yes. पढ़ते Yes, sir. पढ़ते. हाँ, ठीक है. So let us start the today's session. Okay, so the continuation, the constitution of 1791, that is नया constitution कब बना? When the new constitution was formed in France? 1791. 1791. Good. So the constitution of 1791 vested the power to make laws in the National Assembly, which was indirectly elected. What does it means? कि vested the power मतलब ताकत प्रदान करना. ठीक है. 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लॉ बनाने की जो पावर है वो किसको दी गई? नेशनल असेंबली को, विच वॉज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. ठीक है. और ये नेशनल असेंबली क्या है? इनडायरेक्टली इलेक्ट होगी. ठीक है. सो सिटीजन्स वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर who in turn choose the citizens voted for a group of electors. जो citizens हैं वो किसको elect करेंगे? electors को elect करेंगे. who in turn choose the assembly. फिर electors किसे elect करेंगे? assembly को. ठीक. not all citizen had the right to vote. परंतु जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें वोटिंग राइट सारे सिटीजन्स को नहीं. ठीक है. सो ऑल सिटीजन्स हैड नॉट द राइट टू वोट. सारे सिटीजन्स को वोटिंग राइट नहीं था.
फिर कैसा सिस्टम बनाया जाएगा? ओनली मैन अबाउट ऑफ एज हु पेड टैक्सेस equal to at least 3 days of a laborer's wage were given the status of active citizen, that is they are entitled to vote. यानी वोट डालने का अधिकार ओनली किसको है? मैन। किसको है? मैन, मैन। है ना? तो सबसे पहले तो पुरुष होंगे, कितनी एज से ऊपर? एज से। हु पेड टैक्स इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ ए लेबरर्स वेज, यानी इतनी सारी कंडीशन है। पहला तो वो मैन होगा, तो सारी वुमेन ऑटोमेटिकली कैंसिल। एज 25 ईयर्स से होनी चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है कि वो जो मैन है उसके द्वारा जो टैक्स गवर्नमेंट को पे किया जाएगा, वो टैक्स किसी भी लेबरर के, किसी भी मजदूर के 3 दिन की सैलरी के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए। यानी कोई भी मैन जो ये कंडीशन पूरी करेगा, ओनली दोज मैन वेर अलाउड टू कास्ट द वोट, उतने ही पुरुष को, उसी आदमी को वोट कास्ट करने की परमिशन होगी। ठीक है? अब ये वोट कास्टिंग का द रिमेनिंग मैन, सॉरी, सो द रिमेनिंग मैन ऑल मैन वेर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन। तो अब जितनी भी और बाकी के जो मैन बचे जो वोटिंग की कैटेगरी में नहीं है, दे ऑल आर कॉल्ड एज ए पैसिव सिटीजन। उनको क्या कहा गया अब? पैसिव सिटीजन। देन अ मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। ठीक है? अब टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर, to qualify as an elector, as a member of the assembly, a man had to belong to the highest bracket of taxpayer. अब किसी व्यक्ति को एज ए इलेक्टर इलेक्ट होना है ना? अभी तो हो गया, पहला कंडीशन क्या था कि वोट डालने का अधिकार। अब उस व्यक्ति को या किसी भी व्यक्ति को एज ए इलेक्टर यदि खड़ा होना है तो उसमें भी कंडीशन क्या है? द मैन हैड टू बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, यानी कम से कम टैक्स की कंडीशन तो ओनली वोट डालने का अधिकार। एज ए रिप्रेजेंटेटिव चुना जाना तो उसके लिए हाईएस्ट ब्रैकेट यानी सबसे ज्यादा जो टैक्स पे कर रहे हैं उन्हीं लोगों को एज ए इलेक्ट चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। और उसके बाद में जो इलेक्टर चुने लिया जाएगा उसको एज ए रिप्रेजेंटेटिव असेंबली के चुनाव में खड़े होने का अधिकार है। ठीक? अब इतनी सारी कंडीशंस लगाई गई। व्हाट डज इट मीन्स कि इन दिस केस, इस पर्टिकुलर केस में फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में वही व्यक्ति चुनाव में खड़ा हो सकता था और चुनाव जीत सकता था जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वालों की कैटेगरी में आता है। ठीक है? गॉट इट? यहां तक क्लियर हुआ? Yes, इज sir. इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Now. sir. So the Constitution of 1791, 1700, जब फ्रांस में नेशनल असेंबली ने पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सो द कॉन्स्टिट्यूशन बिगेन विथ ए डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। यानी जैसे हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है तो इंडियन शुरुआत किससे होती है? प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। सभी को मालूम है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना?
प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वी द सिटीजन ऑफ इंडिया सोली रिजॉल्व द कॉन्स्टिट्यूशन इनटू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री, वो एक प्रियम्बल होता है। आप लोग अपनी Yes. टेक्स्ट बुक पलट करके किसी टेक्स्ट बुक में प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें मिलेगा। और अभी जब हम सिविक्स के चैप्टर्स पढ़ेंगे उसमें भी प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमको पढ़ने को मिलेगा। तो जिस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, द सेम वे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 in France starts with the, or it begins with the declaration of rights of man and citizens. ठीक है? So rights such as the right to life, freedom of opinion, equality before law, all were established as natural and inalienable राइट्स हैं कि नागरिकों के क्या क्या अधिकार होंगे। तो उसमें बहुत सारे शामिल किया गया था। ठीक, सो विच राइट्स आर देयर? द राइट टू लाइफ, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, इक्वालिटी बिफोर लॉ, all were established as natural and inalienable rights. तो जो फ्रांस का ये कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया उसमें हर व्यक्ति को जिंदा रहने का अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ स्पीच मतलब अपनी बात कहने का अधिकार है। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन मतलब हर व्यक्ति को ये अधिकार है कि वो स्वतंत्र पूर्वक, है ना, इंडिपेंडेंटली अपने विचार रख सके। और मतलब कानून सभी के लिए कैसा होगा? एक समान होगा। सो ये जितने भी राइट्स हैं इन्हें नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, नेचुरल व्यक्ति जन्म के साथ ही, यदि फ्रांस में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसको मिनिमम इतने अधिकार मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है? सो दीज राइट्स बिलोंग्ड टू ईच ह्यूमन बीइंग बर्थ and could not be taken away. जन्म के साथ ही हर व्यक्ति को ये अधिकार मिलेंगे और could not be अधिकार किसी भी व्यक्ति से छीने नहीं जा सकते। It was the state to protect each citizen's natural right, है ना? और अब सिटीजन के इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने का ड्यूटी किस किया गया? It was given to state. ठीक है? It was a duty of the state. Now duty of the state मतलब होंगे। Is it clear up to here? यहाँ Yes, तक कोई sir. डाउट? Yes, sir. Yes, sir. Dear students, I am showing you a ये फिगर दिखाई दे रहा है, where the two women are there. Hello, this figure Sir, your voice is cutting. declaration des droits de l'homme, है ना? This is a picture of the page of फ्रेंच, ये फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन की पिक्चर है। ये क्या है बेटा? It Sir, is a picture of the picture of French Constitution. Constitution. ये किसने बोला? Yes, who has spoken this? Sir Savary. बेटा प्रॉपर आ रही है तुम्हारे पास?
हाँ सर, थोड़ा थोड़ा नेट कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है। परंतु मैं जो बोलना चाह रहा हूँ वो पहुंचता है। यस सर, बट थोड़ा थोड़ा बीच बीच में अटकता है। हाँ, तो फ्लक्चुएशन होगा तो हो। अब ये क्या है, रेनी सीजन भी है ना। चलिए ठीक है। यस सर। सो दिस इज व्हाट द पिक्चर ऑफ द, ये फ्रांस के 1791 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पहले पेज की पिक्चर है, जिसमें क्या लिखा हुआ है, डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, रिटन इन फ्रेंच लैंग्वेज। किस लैंग्वेज में है? फ्रेंच इट लैंग्वेज। इज रिटन फ्रेंच लैंग्वेज। ठीक। नाउ ट्रांसलेशन दैट पेज in present given here in source, वो जो पेज उधर शो किया था पिक्चर में, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन यहाँ सी में दिया हुआ है। ठीक है, अब इसको ध्यान से पढ़ें। सो व्हाट वाज द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन, है ना? क्या दिया था? बॉर्न एंड रिमेन फ्री एंड इक्वल इन राइट्स, यानी इंसान जो है पैदा होने के साथ में ही स्वतंत्र है, और इसलिए उसको सारे अधिकार कैसे मिलना चाहिए? इक्वल मिलना चाहिए। साथ ही व्यक्ति स्वतंत्र है और उससे इक्वल राइट्स मिलेंगे। Every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man. These are liberty, property, security, and resistance to oppression. The aim of every political association, तो जब ये शब्द यूज हुआ एवरी पॉलिटिकल एसोसिएशन, इसका मतलब किसी भी गवर्नमेंट का, है ना? यानी किसी में यदि गवर्नमेंट फॉर्म होती है तो उस गवर्नमेंट का मेन एम, यानी सरकार बनाने का मुख्य क्या है? तो सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? प्रिजर्वेशन ऑफ द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स ऑफ मैन। इंसानों के जो नेचुरल राइट्स हैं, इनएलिएनेबल राइट्स हैं, उन राइट्स का क्या करना? प्रिजर्वेशन करना। व्हाट आर द राइट्स? कौन राइट्स होंगे? सो दीज राइट्स आर लिबर्टी, प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी एंड रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन। ठीक है, तो हर व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, संपत्ति का अधिकार होगा, सिक्योरिटी मतलब सेफ्टी चाहिए, और रेजिस्टेंस टू ऑपरेशन, अत्याचार नहीं होना चाहिए। Then the sources of all sovereignty resides in the nation. इस देश में फ्रांस का शासन किस तरीके से चलेगा, वो डिसाइड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? पीपल ऑफ द नेशन, यानी देश के नागरिक ये डिसाइड करने का अधिकार रखते हैं कि देश का शासन, फ्रांस का रूल किस प्रकार चलेगा। लिबर्टी कंसिस्ट ऑफ द पावर टू डू व्हाटएवर इज नॉट इंजूरियस। ठीक है, लिबर्टी मतलब ऐसी ताकत, यानी लोगों को स्वतंत्रता तो मिलेगी परंतु इट शुड नॉट इंजूरियस टू अदर्स। एक व्यक्ति की फ्रीडम दूसरे के लिए नुकसान चाहिए। तो ये जो है ये जो है क्या लिखा हुआ है? ऑफ राइट्स में। इज इट क्लियर? यस Yes, सर। sir. नो सर, सर sir. लास्ट में ठीक। लास्ट में बहुत ज्यादा नेट प्रॉब्लम हो रहा था। हाँ बेटा, वो समटाइम है ना, because of that only right now I am sitting in the gallery of my flat,
कमरे के बाहर बैठ करके पढ़ा रहा हूँ, है ना, बट स्टिल इट इज हैपनिंग। चलो ठीक है, आता ही समझ में। इज इट क्लियर अप टू हियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir. Now, here, and this box is basically about the different political symbols which were used in France. ठीक है, ये एक डिफल्स को किस तरीके से हम रीड करेंगे, ठीक है। सो इट इज बीइंग गिवन हियर, ठीक। सो ऑल ऑफ यू जस्ट गो थ्रू दीज पॉलिटिकल सिंबल्स, ठीक है। सो ये आप लोगों का आज का होमवर्क है, ठीक है। ये जो बॉक्स नंबर 1 अभी दिखाई दे रहा है ना पीडीएफ में, इज इट विजिबल टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो ये जो बॉक्स नंबर 1 है, ठीक है, इस बॉक्स 1 को बहुत अच्छे से आप लोग रीड आउट करेंगे, ठीक है। बिकॉज दीज वेर द डिफरेंट पॉलिटिकल सिंबल्स यूज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पर ये डिफरेंट पॉलिटिकल सिंबल्स को क्या किया गया था, यूज किया गया था, ठीक है। सो ब्रोकन चेन इज शोइंग वन पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। चलिए, नाउ इज द वॉइस ओके? Yes, sir. Now okay. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, because of your regular complaint I am being forced to come on to टेरेस, है ना, अभी छत पर आना पड़ा मेरे को। चलिए ठीक है। सो दीज फॉर एग्जाम्पल द ब्रोकन चेन, है ना, सो चेन वेर यूज टू स्लेव्स। सो ब्रोकन चेन स्टैंड फॉर एक्ट ऑफ बिकमिंग फ्री। ये डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल सिंबल्स थे which are being used, okay, during the French Revolution। तो इसको बहुत अच्छे से आप लोग रीड आउट करिएगा। Is it clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we are going to start with the next topic. Okay, so this topic is what? Sir, who had written the France. French Revolution? Pardon? Yes? Sir, who had written Repeat the your- French Revolution? What is your name, beta? Sir, my name is Srushi Aswale. Beta, there is no one who has written the French Revolution. ये कोई कहानी थोड़ी है कि कोई लिख देगा। It was a real story, है ना, ये तो एक रियल हैपनिंग थी। अब जमाने में जो कुछ भी हुआ, that was being written and recorded by the different people, ठीक है। So we can't give name to any one single person कि Mr. XYZ has written the French Revolution। भाई किसी व्यक्ति ने एक नॉवेल लिखा तो हम नाम दे सकते हैं कि अरुंधति रॉय हैज रिटन द नॉवेल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। बट दीज टाइप ऑफ इवेंट्स विच एक्चुअली हैपेंड, है ना, ऐसे इवेंट जो वास्तव में हुए हैं, उनको हम नाम नहीं दे सकते ना कि इस व्यक्ति ने लिखा। ये तो हिस्ट्री है, हैपनिंग है, सदियों पहले ऐसे ऐसे हुआ था, उसके बारे में लोगों ने रिकॉर्डिंग करके और अपने डॉक्यूमेंट्स बना दिए। गॉट इट? ओके, सो वी कांट से दैट कि एनी वन पर्टिकुलर पर्सन हैज रिटन द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं दिया जा सकता कि इसने लिखा और इसने नहीं लिखा। बात समझ में आ रही है? Yes, sir, got it. Yes, sir. Yes, sir. चलिए, ओके, सो
That is how this story of फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तुम लोग क्वेश्चन भी ना ऐसे ऐसे पूछते हो, पूरा फ्लो चले। सो फ्रांस एबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स ए रिपब्लिक। ठीक है, अभी इस टॉपिक में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे 1791 के बाद। किसके बाद? 1791 1791 के बाद। 91 के बाद। हाँ, सो 1791 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बना और उस कॉन्स्टिट्यूशन के बाद फ्रांस जो था वो मोनार्कियल रूल हट करके क्या बन गया? एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। ठीक है, सो अभी हम पढ़ेंगे कि 1791 के बाद फ्रांस की हिस्ट्री में आगे और क्या क्या हुआ। इतनी बात आई समझ में? सर रिपब्लिक Yes, मीन्स sir. डेमोक्रेटिक ओनली? हाँ, रिपब्लिक मीन्स a form of government in which the rulers are under the control of people। रिपब्लिक एक ऐसे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोलते हैं जिसमें रूलर्स किसके कंट्रोल में होते हैं? लोगों के People. कंट्रोल में होते हैं। ठीक है, गॉट इट? सो रिपब्लिक मीन्स वी कैन से अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ओके इतनी बात आई समझ में? यस सर। Yes, sir. चलिए, Yes, sir. Yes, sir. So now let us begin the story of France after 1791. So the situation in France continued to be tense during the following years. Following years मतलब 1791 के बाद। तो 1791 के बाद फ्रांस में जो सिचुएशन थी वो टेंस मतलब तनाव, तनाव मतलब कहना चाहिए झगड़ा बना हुआ था। जो कॉमन पॉपुलेशन थे यानी आम जनता थी और जो रूलर था लुई 16, इनके बीच में टसल बनी हुई थी। Although Louis XVI had signed the constitution, he entered into secret negotiation with the king of Prussia। ठीक है, जो फ्रांस का किंग था लुई 16, उसने मजबूरी में कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट तो कर लिया था, है ना? और कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट के कारण क्या हुआ? फ्रांस में एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एस्टेब्लिश हो गई। ठीक है, परंतु ही एंटर्ड इनटू सीक्रेट नेगोशिएशन विद द किंग ऑफ फ्रांस। वो जो पड़ोसी राज्य थे प्रूशिया के राजा के साथ उसने गुपचुप तरीके से बातचीत करना शुरू कर दिया। हम कहते हैं ना षड्यंत्र रच रहा है, षड्यंत्र रच रहा है, समझ में आता है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सो फ्रांस का जो राजा था उसने क्या करना शुरू किया? षड्यंत्र रचना, नेगोशिएशन करना शुरू किया। इतनी बात आई समझ में? तो किसके साथ उसने चुपके से बातचीत शुरू कर दी? He started talk with king of Prussia. Prussia। ठीक है, okay, so good, so rulers of other neighboring countries were worried by the development in France and made plan to send troops to put down the events that had been taking place there since the summer of 1789। रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज, है ना, जो बाकी के नेबरिंग कंट्रीज थे, बाकी के जो नेबरिंग कंट्रीज थे यानी फ्रांस से लगे हुए जितने भी किंगडम थे, वहां के जो राजा थे वो फ्रांस में जो रिवॉल्यूशन हुआ, जो एक्टिविटीज चल रही थी, उनको लेकर के बहुत चिंता में थे। चिंता में क्यों थे? क्योंकि ऑल वेर द मोनार्कीज,
सारे के सारे क्या थे, मोनार्कीज थे ना, क्या क्या थे, ऑल वेर Monarchical. मोनार्की। मोनार्की, है ना। तो मोनार्की। भाई सभी जगह मोनार्की थी, राजाओं का शासन था। तो यदि फ्रांस में कॉमन पॉपुलेशन ने किंग के अगेंस्ट में कोई रिवॉल्ट कर दिया है, तो नेचुरल है कि आसपास के जो पड़ोसी देश के राजा हैं उनको इस बात की चिंता होगी कि कल आज फ्रांस में इस तरीके का रिवॉल्ट हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में वहां के जो लोग हैं उनके कांटेक्ट में आकर के हमारे अगेंस्ट में भी क्या हो सकता है, रिवॉल्ट हो सकता है। गॉट इट। Yes, sir. सो फ्रांस में जो कॉमन पॉपुलेशन ने किंग के अगेंस्ट में रिवॉल्ट किया, बिकॉज ऑफ दैट द रूलर्स ऑफ अदर नेबरिंग कंट्रीज वेर ऑल्सो वरीड। ओके, सो दे वर प्लानिंग टू सेंड ट्रूप्स। इसलिए ये लोग योजना बना रहे थे, मौका देख रहे थे कि कब हम आपस में मिल करके और कहां पर अटैक करें, फ्रांस में, ताकि फ्रांस में जो कॉमन पॉपुलेशन है, लोगों ने जो रिवॉल्ट किया है उसको क्या किया जा सके, बंद किया जा सके। बिफोर दिस कुड हैपन, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792। तो ये जो आसपास के किंग थे, है ना, उनको योजना बनाते बनाते 2-3 साल लग गए, छुआ कभी कुछ हुआ, है ना। फाइनली दे वर नॉट एबल टू अटैक ऑन फ्रांस। फ्रांस पर हमला नहीं कर पाए, बस बातचीत में निकलता गया, कभी कोई कभी कोई। ठीक। अब बिफोर दिस कुड हैपन, यानी जब तक आसपास के जो किंग हैं वो मिल करके फ्रांस पर अटैक करते, ठीक है, द नेशनल असेंबली वोटेड इन अप्रैल 1792 टू डिक्लेयर वॉर अगेंस्ट प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। तो इससे पहले कि बाकी के नेबरिंग कंट्रीज फ्रांस पर अटैक करते, उससे पहले ही फ्रांस में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, फ्रांस में जो नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट थी, उसको ये बात समझ में आ गई कि पड़ोसी देश मिलकर के क्या कर रहे हैं, फ्रांस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो नेशनल असेंबली थी, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, उसने ये सोचा कि ये कंट्रीज आपस में मिलकर के फ्रांस पर अटैक करें, उससे पहले ही हमें इन कंट्रीज की आवाज को क्या कर देना चाहिए, दबा देना चाहिए। ओके, सो द नेशनल असेंबली voted in April Sir? 1792. हाँ, So means they didn't wanted France to continue these laws and didn't wanted France to become a democratic country. बेटा एक्चुअल में क्या होता है कि फ्रांस वॉज ए मोनार्की। फ्रांस में क्या था, Monarchical government. मोनार्की थी, है ना, राजा का शासन था। और फ्रांस के अलावा बाकी के जितने यूरोपियन कंट्रीज थे, जैसे यहाँ पर अभी 2 कंट्री का नाम आया, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया। तो प्रूशिया वॉज ऑल्सो द किंगडम, Austria was also the kingdom, and likewise all over Europe and rest of the part of the world there were monarchical rule। पूरे यूरोप में और वर्ल्ड के अदर पार्ट में भी क्या था, मोनार्कियल रूल था। कौन सा रूल था बेटा, मोनार्कियल रूल था ना। मोनार्कियल रूल। मोनार्कियल ठीक है, गुड। तो ये जितने भी राजा महाराजा थे, ये लोग एक दूसरे के साथ में मैरिटियल अलायंसेज में, शादी ब्याह के हिसाब से कैसे थे, जुड़े हुए थे। अब शादी ब्याह, मैरिटल अलायंसेज का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के साथ, है ना। गॉट इट। Okay, sir. है ना भाई, जैसे आसवाले फैमिली है, तो आसवाले फैमिली रिलेटिव्स हैं, है ना,
वो लोनगार्ड के फैमिली में भी हैं, धोटे फैमिली में भी हैं, बुरघाटे फैमिली में भी हैं। तो क्या हुआ, एक ही फैमिली है बट दे आर हैविंग द रिलेशन इन रेस्ट ऑफ द फैमिलीज ऑल्सो। होता है ना। Yes, sir. तो फ्रांस में मोनार्कियल रूल था, तो लुई 16 की जो रिश्तेदारी थी, नातेदारी थी, काका दादा बाबा दादी किसी एक किंगडम की थी, है ना, बुआ जी किसी एक किंगडम में शादी हुई, उसकी बहन की किसी दूसरे किंगडम में शादी हुई, भाई का कहीं और रिश्ता। तो अल्टीमेटली ये जितने भी मोनार्कियल रूलर्स थे, ये जो राजा थे, ये आपस में क्या थे, कहीं ना कहीं रिश्तेदारियों से जुड़े हुए थे। ठीक है। तो यदि किसी एक रिश्तेदार पर संकट आएगा, एक मोनार्कियल रूल पर संकट आएगा, तो नेचुरल है कि दे विल हेल्प ईच अदर, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, Help. है ना। अब यहाँ पर तो मोनार्कियल रूल था, तो मोनार्कियल रूल था तो इन लोगों को तो और भी खतरा था। लोगों को तो जो रिमेनिंग किंगडम्स थे, है ना, फ्रांस के अगल बगल के जितने भी किंगडम हैं, वहां के राजाओं को क्या लगेगा कि आज फ्रांस में यदि कॉमन पॉपुलेशन राजा के अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रही है ना, यदि कॉमन पॉपुलेशन किसके अगेंस्ट में रिवॉल्ट कर रही है, Ruler. रूलर के, तो हो सकता है कि कल फ्रांस की जो पॉपुलेशन है उससे एनकरेज होकर के हमारे कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो भी हमारे अगेंस्ट में क्या कर देगी, रिवॉल्ट कर देगी। एक Revolt नेचुरल है कर ना, देगी। में Yes, sir. नेचुरल है कि आज आज यदि फ्रांस में ऐसा हुआ है तो कल हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है। सोचेंगे ना राजा लोग। Okay, sir. Understood. Yes, sir. हाँ, तो इसलिए वो जो नेबरिंग किंगडम्स थे वो ये प्लान बना रहे थे कि किस तरीके से हम लुई 16 की हेल्प कर सकें, फ्रांस पर अटैक करें, और जो नेशनल असेंबली की गवर्नमेंट फॉर्म हुई है उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके, एबॉलिश करके फ्रांस में दोबारा क्या एस्टैब्लिश कर दें, मोनार्कियल रूल Monarchical government. एस्टैब्लिश। समझ में आया। Yes, sir. तो Yes, दिस sir. वाज, ये जो प्रयास था, ये किसका प्रयास चल रहा था, ये प्रयास चल रहा था नेबरिंग किंगडम का। अब वो जो नेशनल असेंबली थी, फ्रांस में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, उसको ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि ये किंग जो आसपास के नेबरिंग कंट्रीज हैं, ये मिलकर के किस पर अटैक करना चाहते हैं, फ्रांस पे। तो इससे पहले कि बाकी के कंट्रीज मिलकर के फ्रांस पर अटैक करें, नेशनल असेंबली ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझ लिया और नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि अब हम इन पर क्या कर दें, अटैक कर दें। इतनी बात आई समझ में। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So means now the National Assembly was only deciding मतलब हमको कब अटैक, किस पे अटैक करना है और क्या करना है, not king ना। हाँ ना भाई, क्योंकि किंग जो है, किंग की पूरी पावर किसके कंट्रोल में आ गई, National Assembly. हाँ। तो अब मैक्सिमम डिसीजंस कौन लेगा, National Assembly. नेशनल असेंबली। गॉट इट। Okay, sir. Okay, so the National Assembly declare war against Prussia and Austria. तो नेशनल असेंबली ने किसके खिलाफ, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। Thousands of volunteer thronged from the provinces to join the army. ठीक है, हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स, मतलब they were not the regular soldiers, they were not the, Regular soldiers. ये लोग रेगुलर सोल्जर्स नहीं थे। ठीक है, ये लोग रेगुलर सोल्जर्स नहीं थे। ठीक है, दे वॉलेंटियर, वॉलेंटियर मतलब अपनी मर्जी से। ठीक है, तो देश की सेवा के लिए अपनी मर्जी से डिफरेंट इलाकों से, फ्रांस के अलग अलग एरिया से हजारों की संख्या में जो वॉलेंटियर्स हैं वो
आर्मी ज्वाइन करने के लिए आए। दे सॉ दिस एज अ वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट किंग्स एंड एरिस्टोक्रेसीज ऑल ओवर वर्ल्ड। अब ये जो वॉलंटियर्स थे अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से इस युद्ध में शामिल होने के लिए आए। क्यों आए? क्योंकि ये जो वॉलंटियर्स थे ये इस बात को मानते थे कि ये जो वॉर है, फ्रांस की जो लड़ाई है, वो संसार के यानी यूरोप के सारे राजा और एरिस्टोक्रेसी के खिलाफ है। इट इज नॉट अ वॉर ओनली टू सेव फ्रांस, बट it is a war to save people from the ruler or the save people from rule of kings and aristocracy. इतनी बात आई समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, so dear Yes, students, sir. it Yes, is sir. 8:41. Okay, so the time for this class is over and you are required to attend the class after 5 to 6 minutes. So we are binding up the session here only. So that's all for today, students. Thank you. Goodbye. Thank you, sir. Thank you, sir. sir. Thank Okay, you, sir. beta. Thanks. Thank you, sir.